ठंड में बिना रजाई की नई बहू की सुहाग रात। दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित धनराज का बंगला सुबह की धूप में चमक रहा था। बड़े से आंगन में संगमरमर का फर्श, चारों तरफ महंगी गाड़ियां और घर के अंदर हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक चीज जो हमेशा ठंडी रहती थी, वो थे घर के लोगों के रिश्ते। ड्राइंग रूम में रजाई से ढके सोफे पर बैठी जैस्मीन मोबाइल पर व्यस्त थी। बाहर दिसंबर की ठंड अपने पूरे जोर पर थी, लेकिन इस घर में हीटर, रूम हीटर और मोटी रजाई की कोई कमी नहीं थी। जैस्मीन, ठंड बहुत है, रजाई ओढ़ ले, सुबह से बस मोबाइल में लगी है। मॉम, यहाँ ठंड कहाँ लगती है, हर जगह हीटर लगा है, ठंड तो गरीबों को लगती होगी। सुषमा कुछ पल चुप रही। उनकी आंखों में बेटी के लिए चिंता भी थी और उसके व्यवहार से हल्की पीड़ा भी। उस समय धनराज अखबार मोड़ते हुए अंदर आए। जैस्मीन, तुमने फिर ऐसा क्यों कहा? इंसान की कीमत पैसों से नहीं होती। डैड, आप भी ना, आजकल बिना पैसे के कौन पूछता है किसी को। धनराज ने अखबार एक तरफ रख दिया। उनकी आंखों में जीवन का अनुभव था, संघर्ष की यादें थी। मैं भी कभी बिना पैसों का ही था बेटी। ठंड में बिना रजाई के रातें काटी हैं मैंने। जैस्मीन ने हैरानी से पिता को देखा। आप, ये तो मजाक लग रहा है। धनराज ने गहरी सांस ली। मजाक नहीं, सच्चाई है, और उसी सच्चाई ने मुझे इंसान बनाया। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। बाहर ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। उसी शाम धनराज ने सुषमा को अपने कमरे में बुलाया। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने जैस्मीन की शादी तय कर दी है। सुषमा चौंक गई। इतनी जल्दी? और लड़का कौन है? नाम है रवि। सीधा साधा, ईमानदार, लेकिन गरीब है। सुषमा की आंखें फैल गई। गरीब? धनराज, जैस्मीन इस घर की रजाई के बिना एक रात नहीं रह सकती, और आप उसे। इसीलिए उसे जिंदगी की असली ठंड महसूस करनी होगी। दूसरी ओर गांव के एक कच्चे से घर में रवि अलाव के पास बैठा था। ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। घर में एक ही पुरानी रजाई थी, जिसे बारी बारी से सब ओढ़ते थे। रवि, आज ठंड ज्यादा है, रजाई ले ले। नहीं अम्मा, आप ले लो, मुझे आदत है। बेटा, गरीब है तो क्या, दिल अमीर रखना सीख लिया है। रवि मुस्कुरा दिया। शादी बड़े सादे तरीके से हुई। जैस्मीन भारी लहंगे और हीटर से गर्म मंडप से निकलकर जब विदा हुई तो उसकी आंखों में आंसू कम और हैरानी ज्यादा थी। मॉम, सच में ये सब जरूरी था? जैस्मीन गरीब ससुराल पहुंची। मिट्टी का आंगन, टूटी चारपाइयां और दीवारों से आती ठंडी हवा। उसे लगा था कि उसके पिता ने सारी ऐसो आराम की चीजें दहेज में दे दी होंगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। बहू, घर छोटा है पर दिल बड़ा है। रजाई कम है पर अपनापन भरपूर है। जैस्मीन ने चारों ओर देखा। ठंड उसके शरीर के अंदर उतर रही थी। भाभी, आप शहर से आई हो, आपको ठंड लगेगी। चाची, रजाई ओढ़ लो। जैस्मीन ने पहली बार बिना हीटर, बिना सुविधा, सिर्फ एक पतली रजाई देखी। रात आई, सुहागरात का कमरा, एक छोटी सी कोठरी, एक चारपाई और एक ही रजाई। जैस्मीन, ठंड है, रजाई तुम ले लो। और तुम? मुझे आदत है। जैस्मीन ने रजाई ओढ़ी, लेकिन ठंड फिर भी चुभ रही थी। उसकी आंखों में पहली बार डर और अकेलापन था। रवि, यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है? हाँ, ठंड बिना रजाई और फिर भी सुबह की उम्मीद। जैस्मीन चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे समझ आया कि ठंडे सिर्फ मौसम नहीं बल्कि हालात भी होते हैं। रात किसी तरह कट गई। जैस्मीन ने जिंदगी में पहली बार ठंड को अपने बदन के अंदर उतरते हुए महसूस किया था। रजाई पतली थी, जगह जगह से फटी हुई, जैसे वर्षों की गरीबी ने उसे भी थका दिया हो। वो बार बार करवट बदलती रही। सुबह मुर्गे की बांग से उसकी नींद खुली। ये कैसी आवाज है? इतनी सुबह कौन चिल्ला रहा है? रवि हल्की मुस्कान के साथ उठा। ये मुर्गा है, यहाँ अलार्म नहीं, यही सबको जगाता है। जैस्मीन ने ठंडी जमीन पर पैर रखा तो सिहर गई। हे भगवान, जमीन इतनी ठंडी! सर्दियों में यही होता है। वो रजाई को कसकर लपेटे रही, मानो वही उसकी आखिरी ढाल हो। बाहर आंगन में माला चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। धुआं और ठंड मिलकर आंखों में चुभ रहे थे। बहू, उठ गई? ठंड तो लग रही होगी।
यहाँ हर चीज ठंडी है, घर, हवा, जमीन। माला ने मुस्कुराने की कोशिश की। गरीबों में यही सब साथ देता है, रजाई भी, आग भी। उसी समय रामलाल लाठी टेकते हुए आए। बहू, हमारे पास देने को ज्यादा नहीं है, पर दिल में कमी भी नहीं है। जैस्मीन ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा जैसे ये शब्द भी ठंडे हों। अलका बच्चों को तैयार कर रही थी। जा बिटिया, स्कूल से लौटते वक्त लकड़ियाँ बटोर लाना। ठीक है माँ। बिट्टू रजाई में घुसा हुआ था। माँ, ठंड है, आज स्कूल मत भेजो। ठंड में ही तो मेहनत करनी सीखते हैं। जैस्मीन ये सब देख रही थी। उसके दिमाग में अपने कमरे का सॉफ्ट बेड और मोटी रजाइयां घूम रही थी। दिन बीता, शाम फिर ठंड लेकर आई। दूसरी रात भी वही पतली रजाई। रवि, क्या कभी यहाँ मोटी रजाई नहीं आई? आई थी, पर 1 साल किसी बीमार को दे दी। जैस्मीन चुप हो गई। उधर शहर में धनराज बेचैन थे कि उनकी बेटी कैसी होगी। वहीं दूसरी ओर रवि ने चुपचाप रजाई का एक सिरा जैस्मीन की ओर पास कर दिया। थोड़ा सह लो, जल्द ही सुबह हो जाएगी। जैस्मीन ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी अपनी ठंड छुपा रहा है। उसकी आंखें भर आई। इसी के साथ अगले दिन माला बीमार पड़ गई, बुखार और ठंड से। डॉक्टर को बुलाइए। पैसे नहीं है बहू। जैस्मीन ने देखा माला को वही पुरानी रजाई उड़ा दी गई थी। अम्मा, मेरी रजाई ले लो। माला चौंक गई। नहीं बहू, तुम्हें ठंड लगेगी। मुझे आदत डालनी पड़ेगी। रवि उसे देखता रह गया। रात फिर आई। इस बार जैस्मीन बिना रजाई के बैठी रही। तुम ओढ़ क्यों नहीं रही हो? आज समझ में आया, ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जैस्मीन ने चूल्हे पर हाथ सेंकना सीखा, अलाव के पास बैठना सीखा, गुड्डी और बिट्टू के साथ रजाई साझा करना सीखा। चाची, अब आपको ठंड कम लगती है। हाँ शायद। एक शाम वो अकेली बैठी थी। डैड सही कहते थे, रजाई से ज्यादा जरूरी अपनापन है। ठंड अब भी थी, रजाई अब भी पतली थी, पर दिल में कुछ पिघलने लगा था। रजाई ओढ़ लो, ठंड बढ़ रही है। आज समझना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे जीते थे। रवि कुछ नहीं बोला। वो समझ गया कि ये ठंड से ज्यादा किसी और चीज की परीक्षा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही माला की खांसी सुनाई दी। रामलाल, पानी। जैस्मीन तुरंत उठी। ठंडी जमीन पर नंगे पैर चलते हुए वो रसोई तक पहुंची। मिट्टी का घड़ा छूते ही उसके हाथ सुन्न हो गए। इतने ठंड में ये लोग रोज कैसे करते हैं? उसने पानी लाकर माला को दिया। बहू, तुम उठ गई। अम्मा, आप ठीक नहीं लग रही। माला की आंखें भर आई। दिन चढ़ा। पवन काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। आज मजदूरी कम मिलेगी, ठंड की वजह से काम रुका हुआ है। जो मिले उसी में गुजारा कर लेंगे। जैस्मीन ने पहली बार गुजारा शब्द को महसूस किया। दोपहर को जैस्मीन बाहर धूप में बैठी। धूप कमजोर थी, पर ठंड से लड़ने का यही सहारा था। भाभी, शहर में भी धूप ऐसे ही लगती है? शहर में धूप कम, रजाई ज्यादा होती है। राधा हंसती। यहाँ उल्टा है। शाम को अलका ने सबके लिए चाय बनाई। बहू, दूध कम है, पानी ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं दीदी। अलका चौंक गई। दीदी शब्द ने रिश्ते में गर्माहट घोल दी। रात फिर आई। ठंड पहले से तेज थी। घर में सिर्फ एक ही रजाई थी, जो माला के पास थी। तुम्हें ठंड लगेगी। आज मैं सीख रही हूँ। उसने अपनी शाल राधा को दे दी। भाभी, उसी रात जैस्मीन को नींद नहीं आई। उसे पिता धनराज की बातें याद आने लगी। बिना रजाई की रातें, संघर्ष और इंसान बनने की सीख। शहर में धनराज खिड़की के पास खड़े थे। अगर मेरी बेटी ठंड सहना सीख गई तो वो जिंदगी समझ जाएगी। सुषमा ने कंधे पर हाथ रखा। वो बदल रही होगी, मुझे भरोसा है। गांव में अगली सुबह बर्फ जैसी ठंड थी। जैस्मीन ने चूल्हे पर हाथ सेंकते हुए पहली बार रोटी पलटी। बहू, हाथ जल जाएगा, ठंड से बेहतर है जलन। सब चुप हो गए। ये वही लड़की थी जो हीटर के बिना बैठ नहीं पाती थी। दिन बीतते गए। जैस्मीन अब सुबह सबसे पहले उठने लगी। वो रजाई को लपेट करके माला के पास रख देती। चाची, अब आपको ठंड नहीं लगती? लगती है, पर अब डर नहीं लगता। इस बार ठंड पहले से ज्यादा थी, लेकिन घर में अजीब सी शांति थी। आंगन में अलाव फिर से जला दिया गया था। सब लोग उसके चारों ओर बैठे थे।
रजाई वही पुरानी थी, लेकिन आज उसे लेकर कोई झिझक नहीं थी। इस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही है। ठंड तो हर साल आती है जी, बस साथ होना चाहिए। जैस्मीन ने माला की ओर देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में सुकून था। जैस्मीन ने चुपचाप रजाई उठाई और सबके बीच फैला दी। सब ओढ़ लीजिए, आज कोई अकेला नहीं रहेगा। अलका, पवन, राधा सब एक दूसरे को देखने लगे। बहू, आप सच में हमारी बहू लगती हो। गुड्डी और बिट्टू रजाई के भीतर घुस आए। अब ठंड नहीं लगेगी। जैस्मीन मुस्कुरा दी। ये वही मुस्कान थी जिसमें अब घमंड नहीं, अकेलापन था। अगले दिन सुबह सुबह एक गाड़ी गांव के बाहर आकर रुकी। गांव वाले हैरान थे, ऐसी गाड़ी यहाँ कम ही आती थी। भैया, कोई आया है। रवि बाहर निकला। गाड़ी से धनराज और सुषमा उतरे। डैड, आप यहाँ? जैस्मीन दरवाजे पर आकर ठिठक गई। पिता को देखकर उसकी आंखें भर आई। डैड? धनराज ने चारों ओर देखा। कच्चा घर, ठंडी हवा, साधारण लोग। फिर उनकी नजर जैस्मीन पर गई। वही बेटी, लेकिन बदली हुई। लगता है ठंड ने तुम्हें सिखा ही दिया। जैस्मीन आगे बढ़ी और पिता के हाथ थाम लिए। डैड, यहाँ मैंने बिना रजाई के जीना नहीं, समझना सीखा है। सुषमा की आंखों से आंसू बह निकले। घर के भीतर सब बैठे। माला ने वही साधारण चाय बनाई। चाय साधारण है। सबसे कीमती वही होता है जिसमें अपनापन हो। जैस्मीन ने चाय खुद बढ़ाई। डैड, यही मेरा परिवार है। धनराज ने उसकी ओर देखा, फिर रवि की ओर। रवि, तुम अमीर नहीं हो, पर तुमने मेरी बेटी को इंसान बना दिया। रवि की आंखें नम हो गई। रात को ठंड और बढ़ गई। धनराज ने देखा कि माला वही पुरानी रजाई ओढ़े है। जैस्मीन, यही रजाई? हाँ डैड, इसी ने मुझे बदला है। धनराज देर तक उस रजाई को देखते रहे, मानो उसमें संघर्ष, प्रेम और सब्र बुना हो। अगले दिन धनराज ने सबको इकट्ठा किया। मैंने जिंदगी में बहुत कमाया, पर आज समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। सभी लोग चुप थे। मैं अपनी पूरी जायदाद जैस्मीन के नाम करता हूं। सुषमा चौंकी नहीं, उन्हें पहले से इस बात का पता था। डैड? क्योंकि अब तुम उसे संभालना जानती हो। जैस्मीन ने परिवार की ओर देखा। डैड, ये जायदाद सिर्फ मेरी नहीं होगी, ये इस परिवार के भविष्य के लिए होगी। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। बहू, तुमने हमारी ठंड हर ली। कुछ महीनों बाद घर में बदलाव दिखने लगे। एक दो नई रजाइयां आ गई थी। पुरानी रजाइयां अब भी संभाल कर रखी गई थी। चाची, ये पुरानी रजाई क्यों? ताकि कभी भूल ना जाए हम कहाँ से चले थे। रवि ने जैस्मीन का हाथ थामा। तुमने ठंड को ताकत बना दिया। सर्दी की आखिरी रात सब लोग साथ बैठे थे। बाहर ठंडी हवा थी, लेकिन भीतर गर्माहट थी। अब ठंड डराती नहीं, क्योंकि रजाई से ज्यादा मजबूत रिश्ते हैं। सभी लोग मुस्कुरा दिए। आज लीला के चारों बेटे शादी करके अपनी अपनी दुल्हनों को अपने घर लेकर आते हैं। लेकिन अब क्या होगा जब चारों बहुओं को ये पता चलेगा कि उन चारों का बस एक कमरे का ही ससुराल है, और कैसे वो इस भयंकर गर्मी में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या मोड़ लेने वाली है अब उनकी जिंदगी, आइए हम इस कहानी के जरिए जानते हैं। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। लीला की चार बहू घर के अंदर आती हैं। ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारा ससुराल एक ही कमरे का है और तुम्हें इस कमरे में ही रहना है। लीला जैसे ही कमरा खोलती है, उस कमरे में कुछ भी नहीं होता। पूरा कमरा खाली होता है। ये क्या माँ जी, कमरे में तो कुछ भी नहीं है। हाँ माँ जी, हम लोग कहाँ सोएंगे? तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो दहेज का, अपने कमरे में रखो। तुम्हारे घर से तुम तीनों का बेड आया है, उसे रखवा देती हूँ कमरे में। लीला अपनी तीन बहू के बेड तो उस कमरे में भिजवा देती है, लेकिन छोटी बहू गरीब परिवार से आई थी। उसके ससुराल से एक तिल्ली भी नहीं आई थी। अरे, यहाँ तो 4 बेड होने चाहिए थे। ये किसका बेड कम है यहाँ? माँ जी, हम अपने मायके से कुछ भी नहीं लेकर आए। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। लीला देखती है कि उसकी 3 बहू अच्छे अमीर घर से थी, तो सबसे छोटी बहू गरीब थी। इसी के चलते वो उससे ज्यादा बात भी नहीं करती है।
तुम तीनों को अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। अब लीला इतना कहकर तो चली जाती है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि तीनों अमीर घर की बहू अपने अपने मायके से ससुराल में गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ साधन लेकर आई थी। किसी के पास पंखा होता है तो किसी के पास टेबल फैन, तो कोई एसी लेकर आई थी। लेकिन वहीं फुलवा के पास अब ना तो बेड था और ना ही बिस्तर, और साथ में गर्मी से बचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। गर्मी बहुत है और नीचे तो फर्श और भी ज्यादा गर्म हो रहा है। दीदी, क्या मैं आपके बिस्तर पर सो सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम मेरे पास होगी तो मैं मेरे पति के साथ सुहागरात कैसे बनाऊंगी? हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे ही बिस्तर कर लेती हूँ। फुलवा जमीन पर बिस्तर कर लेती है। इधर तीनों अमीर बहुएं अपने अपने बेड पर अपने पतियों के साथ आराम से चैन की नींद सो रही होती हैं, तो इधर फुलवा अपने पति के साथ गर्मी में जमीन पर पड़ी होती है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है ना? आपको गर्मी लग रही है क्या? रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। फुलवा कमरे के आसपास देखती है, उसे किताब दिखाई देती है। उस किताब को उठाकर वो उस किताब से ही अपने पति को हवा करने लगती है। हाथ वाला पंखा तो है नहीं, इस किताब से ही हवा हो जाएगी। राहुल सुहागरात मनाने की जगह सो जाता है और इधर फुलवा इसको हवा करते करते जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो फुलवा की तीनों जेठानियां आराम से बेड पर सो रही होती हैं और उठती भी नहीं है। जेठानी जी, आप तीनों अभी तक सो रही हो? आपको उठ जाना चाहिए। आज हमारा ससुराल में पहला दिन है, हमें रसोई की रस्म भी पूरी करनी है। अरे तुम्हें जाकर जो काम करने हैं कर लो, हम यहाँ कोई काम करने नहीं वाले। हाँ हाँ, इतनी गर्मी में हम कोई काम नहीं करने वाले। काव्या, दिव्या, सृष्टि तीनों आराम से सो रही होती हैं और यहाँ फुलवा अपने कमरे से बाहर निकल आती है और घर के काम करना शुरू कर देती है। आज तो बहुत गर्मी है, धूप भी कड़ी निकली है। फुलवा सबसे पहले घर की साफ सफाई करती है। इसके बाद रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। घर के सारे काम वो अकेले ही करती है। उसको सारे काम करते हुए देखकर लीला कहती है, अरे बहू, तुम अकेले ही काम कर रही हो, बाकी की तीनों बहू कहाँ है? वो तीनों कमरे में सो रही है माँ जी। अभी तक सो रही है? ये कौन सा समय है सोने का? रुको, मैं उन्हें भी जगा कर लाती हूँ। लीला ऐसे कहते हुए उनके कमरे में जाती है जहाँ तीनों अपने बेड पर आराम से सो रही होती हैं। अरे ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, घर में और भी काम है, तुम्हें देखने चाहिए। माँ जी, आप हमें काम करने के लिए क्यों बोल रही हैं? अरे काम करने के लिए इस घर के अंदर फुलवा है तो कुछ अपने मायके से लेकर तो आई नहीं, कम से कम इसी के चलते उससे काम तो करवा लीजिए। हाँ माँ जी, गर्मी बहुत है, आप बाहर जाओगे तो दरवाजा बंद करते हुए जाना। लीला ये सुनने के बाद कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। यहाँ फुलवा ने सभी के लिए खाना बना लिया था। माँ जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, नाश्ता बन भी गया और घर के काम भी हो गए। फुलवा, तुमने अकेले गर्मी में इतने काम कैसे कर लिए? माँ जी, मुझे घर के काम करने की आदत है, बस इसलिए। ऐसे ही अब घर के सारे काम फुलवा करती है और तीनों अमीर बहू अपने कमरे में बेड पर आराम करती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीतने लगता है और अब गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पूरी पूरी रात फुलवा को नींद भी नहीं आती। गर्मी इतनी हो रही है कि नींद आती ही नहीं। आजकल काम ठीक से नहीं चल रहा है। जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारा एक अलग से कमरा हो जिसमें हम आराम से कम अपने सुहागरात तो मना सकें। कोई बात नहीं, चलो आराम से सो जाओ, मैं आपको हवा कर देती हूँ। कल आपको नौकरी पर भी जाना होगा। फुलवा के तीनों जेठानी आराम से अपने बेड पर सो रही होती हैं। वो आधी रात तक अपने पति को हवा करती रहती है और उसे अपने ससुराल में आकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में जो दहेज का फ्रिज था उसमें से भी उसे ठंडा पानी नहीं मिलता। माँ जी, मैंने इसमें ठंडा पानी लगाया था, अब इसके अंदर ठंडा पानी नहीं है। कहाँ चला गया सारा पानी? मुझे नहीं पता बहू, वैसे भी ये फ्रिज जो अपने दहेज में लेकर आया है वही इसे अच्छे से इस्तेमाल करता है। बाकी घर में कोई इस फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाता। ये फ्रिज मैं अपने दहेज में लेकर आई थी और तुमने इसमें पानी लगाया था तो मैंने पी लिया।
अपने लिए और पानी लगा लो। दिव्या ऐसा कहकर चली जाती है। फुलवा को दिव्या की बात बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज कर देती है। राहुल जी, अगर हो सके तो एक मिट्टी का मटका ले आना। गर्मी में साधारण पानी पिया नहीं जाता। मिट्टी के मटके में जो पानी होगा वो थोड़ा सही होगा, ठंडा भी और पीने में भी। ठीक है, आज शाम को मैं ले आऊंगा। राहुल ऐसा कहकर अपने काम पर चला जाता है। शाम को वो मिट्टी का मटका लेकर आता है। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन फुलवा सब्जी मंडी जाती है, जहाँ से वो सब्जियां खरीदती है, और रास्ते में घर वापस लौटते समय उसे एक जगह बहुत भीड़ दिखाई देती है। ले लो लॉटरी के टिकट ले लो। जिसकी लॉटरी खुलेगी उसे मिलेगा अपना खुद का एक फ्लैट। ले लो लॉटरी का टिकट ले लो। क्या सच में लॉटरी काम करेगी? क्या मुझे लॉटरी लेनी चाहिए? मेरे पास थोड़े से पैसे बचे हैं, लेकिन फिर माँ जी को क्या जवाब दूंगी? फुलवा वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद आगे जाकर रुकती है और फिर वापस लौटकर उस आदमी से लॉटरी की टिकट ले लेती है। जब वो घर पर आती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हुआ बहू? तू बेहोश हो गई? अरे राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। लीला जब राहुल को बुलाती है तो वो फुलवा को गोदी में उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है और डॉक्टर को भी बुलाता है। इन्हें गर्मी से चक्कर आ गए थे। कोशिश करना कि इन्हें थोड़ा ठंडा वातावरण मिले घर के अंदर। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है, जिसके बाद लीला अपनी तीनों अमीर बहुओं को बुलाकर कहती है, ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। देख रही हो, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में इस बेचारी के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया, और आज उसकी इतनी हालत खराब हो गई है कि वो बिस्तर में पड़ गई है। तुम इतनी अमीर होने के बाद इतनी ज्यादा खुदगर्ज होगी, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पूरी रात बेचारी फुलवा बिना हवा में सोती है। क्या तुम्हें कभी दिखाई दिया है? लीला की ये सारी बातें सुनकर तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें हमारी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ज्यादा ही सेल्फिश हो गए थे और हमने फुलवा को बहुत ज्यादा अमीरी का घमंड भी दिखाया। बेचारी गर्मी में घर के अंदर सारे काम करती रही और हम आराम करते रहे। माँ जी, हम माफी मांगते हैं और अब से हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इस तरह से उस दिन के बाद से दिव्या, काव्या और सृष्टि तीनों घर के सारे काम करते हैं और घर को भी संभालती हैं। और यही नहीं, वो साथ के साथ फुलवा की देख रेख भी अच्छे से करती हैं। 2 दिन बाद जब फुलवा की तबीयत ठीक हो जाती है तो उसके घर पर एक आदमी आता है और उससे कहता है, मैंने जितने भी लोगों को लॉटरी का टिकट बेचा था उनमें से किसी की लॉटरी नहीं खुली है। मैं एक बार तुम्हारी लॉटरी का टिकट देखना चाहता हूँ। फुलवा लॉटरी की टिकट दिखाती है। अब मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी खुल गई है और तुम्हें एक बहुत बड़ा फ्लैट मिला हुआ है, जिसमें बहुत सारे कमरे भी होंगे और साथ ही साथ हर कमरे में एसी लगा होगा। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, साथ में फुलवा भी। सुना आपने राहुल जी? अब हमारे पास खुद का बहुत बड़ा फ्लैट होगा और हम उसमें आराम से रहेंगे और इसी के साथ हमारी सुहाग रात भी मनेगी। फुलवा बहुत खुश होती है। अब फुलवा पूरे परिवार को अपने लॉटरी में निकले फ्लैट में ले जाती है, जहां सभी के पास अपना अपना खुद का कमरा होता है और उसमें बेड, एसी सब कुछ होता है। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है और पहली बार फुलवा की सुहाग रात उसके एसी वाले कमरे में मनती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि तकदीर इंसान को कब कहां पहुंचा दे ये किसी को नहीं पता। इसलिए हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखें।